डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। कोविड-19 के समय आपने महाराष्ट्र, गुजरात या फिर मुंबई जैसे बड़े शहरों से बहुत अधिक संख्या में मजदूरों को अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने सामान के साथ सड़कों पर अपने गांव की तरफ पैदल जाते हुए देखा है। इस मार्मिक दृश्य को आपने अखबारों में या टेलीविजन में जरूर देखा होगा। वेल स्टूडेंट्स, इसी को प्रवास या माइग्रेशन कहते हैं, जब लोग या व्यक्ति या परिवार अपने मूल स्थान से, अपने गांव से, अपनी जमीन से रोजगार या अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं, या अपने गांव से दूसरे शहरों की तरफ या दूसरे स्थानों की तरफ जो गमन करते हैं उसी को प्रवास या माइग्रेशन कहते हैं। अब जो प्रवास या माइग्रेशन है उसकी स्टडी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एनवायरमेंट स्टडीज और सोशियोलॉजी में की जाती है। फिर सोशियोलॉजी में इसकी स्टडी हम क्यों करते हैं? वेल स्टूडेंट्स, आप जानते हैं सोशियोलॉजी वह विषय है जिसके अंतर्गत हम सामाजिक संबंधों या मानव व्यवहार के सामाजिक पैटर्न्स, ह्यूमन सोसाइटी या फिर सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, प्रवास या माइग्रेशन है, उससे भी व्यक्तियों के जीवन में, परिवार के जीवन में और संपूर्ण समाज में बदलाव आते हैं, और ये बदलाव सकारात्मक या फिर नकारात्मक हो सकते हैं। वेल स्टूडेंट्स, आपने फिर अगेन मैं ये बात करूंगी, देखिए थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस भी रखिए, आप जागरूकता आप रखिए। एक न्यूज बुलेटिन आप जरूर देखें 10 मिनट का। तो हम ये देखते हैं कि दुनिया भर में एथनिक वायलेंस हो रही है, जिसे हम कहें नृजातीय हिंसा। ये किसका उदाहरण, ये किस कारण से है? एक्चुअली दो अलग अलग एथनिसिटी के लोगों में कॉन्फ्लिक्ट होने से होता है। तो हम ये देखते हैं माइग्रेशन की वजह से सांस्कृतिक बहुलवाद की बात हो रही है। दुनिया की जो संस्कृति है वो एक मेल्टिंग पॉट बन गई है, अर्थात सभी संस्कृतियां एक दूसरे के समीप आ रही है। कैसे आ रही है? लोगों के एक दूसरे के नजदीक आने से ही तो संस्कृतियां एक दूसरे के करीब आती है। भारत में ही देख लीजिए, एम एन श्रीनिवास संस्कृतिकरण की बात करते हैं, योगेंद्र सिंह, एम एन श्रीनिवास, एस सी दुबे मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं। तो ये किस तरह हुआ? एक देश के लोगों का दूसरे देश के लोगों के समीप आने से। भारतीय समाज का आधुनिकीकरण कैसे हुआ? वेल, पश्चिम से संपर्क में आने पर, नए विचारों के संपर्क में आने से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, शिक्षा के प्रसार आदि से, और ये लोकतांत्रिक मूल्यों से, और ये हमने दूसरी संस्कृतियों से भी सीखा है, खासतौर से अंग्रेजी शासन के दौरान। तो स्टूडेंट्स, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि सोशियोलॉजी में माइग्रेशन की स्टडी हम इसलिए करते हैं सांस्कृतिक बहुलवाद को समझने के लिए, नृजातीय भिन्नता को समझने के लिए, और इसके अतिरिक्त सोशो कल्चरल चेंजेस को समझने के लिए, जैसे असिमिलेशन की बात कर सकते हैं हम, सात्मीकरण की, एक्लस्ट्रेशन की बात कर सकते हैं। इसके अलावा एथनिक वायलेंस या रेशियल वायलेंस, ये सब भी कहीं ना कहीं माइग्रेशन की वजह से होता है। जैसे आपने लेबलिंग सिद्धांत आपने सोशियोलॉजी में अगर पढ़ा हो तो देखिए, जो लोग माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरे स्थान पर, उनको जहां पर वो माइग्रेट हो रहे हैं उस समाज के लोग उनको लेबल भी कर देते हैं कई बार। जैसे अमेरिका में 9/11 की जो घटना हुई आतंकवाद की 2001 में, तो हमने ये देखा कि वो आतंकवादी हमले मुस्लिम कम्युनिटी के आतंकवादियों ने किए। तो अब देखिए, एशियन जो लोग थे, चाहे वो भारत के सिख हो या कोई और हो, उन सभी को अमेरिका के लोग अपने लिए खतरा मानने लगे, और कई भारतीय सिख भी मारे गए वहां पर। तो लेबल कर दिया कि एशियन लोग हैं या जो मुस्लिम्स हैं वो आतंकवाद फैलाते हैं, उनसे खतरा है जीवन को। इन सबको समझने के लिए माइग्रेशन की स्टडी बहुत जरूरी है।
ये माइग्रेंट पॉपुलेशन ही तो है अमेरिका में, और उनको कितनी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम ये देख लेते हैं कि माइग्रेशन है क्या, डिफाइन करने का हम इसे प्रयास करते हैं। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार प्रवास एक वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो व्यक्ति, समूह या समुदाय है वो एक भौगोलिक क्षेत्र या एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है, यूएनओ जिसे हम कहें। वेल स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि माइग्रेशन के क्या क्या कारण है। तो देखिए, माइग्रेशन के कारणों को विद्वानों ने मोटे तौर से दो भागों में बांट दिया है, पुल फैक्टर्स एंड पुश फैक्टर्स। पुल जैसे नाम से ही पता चल रहा है, आकर्षित करने वाले कारक। तो देखिए, आकर्षित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वो है शहरों में उत्तम शिक्षा व्यवस्था का होना, रोजगार की अपॉर्चुनिटीज होना, अच्छी लाइफस्टाइल होना, शहरों में अनेक प्रकार की सुविधाएं होना, जैसे कि कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट हो गया, लोग सिनेमा जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं आदि। इसके अलावा देखिए, हम ये भी देख सकते हैं कि युवा है, उनके लिए अच्छी एजुकेशन एक आकर्षण का केंद्र हो गया, और इसीलिए दिल्ली में मुखर्जी नगर जैसी जगहों पर आप देखिए, जो एस्पिरेशनल यूथ है, आईएएस जो बनना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेट जो बनना चाहते हैं, कितनी अधिक संख्या में वहां पर है देश के विभिन्न कोनों से। तो यूथ के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, मैन के लिए अगेन एम्प्लॉयमेंट और गुड कैरियर अपॉर्चुनिटीज, जहां वो अपना व्यवसाय कर सकें। इसीलिए हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या भारत से जो टेक्नोक्रेट्स है, प्रोफेशनल्स हैं, वो यूएसए चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं। फिर हम बात करते हैं विमेन की। तो देखिए, विमेन या जो महिलाएं हैं वो प्रमुख रूप से, मतलब उनके माइग्रेशन का प्रमुख कारण है विवाह है। वो एक गांव से दूसरे गांव में जाती है क्योंकि उनका विवाह हो जाता है, या शहर में हो जाता है, विदेश में हो जाता है। इसके अलावा वर्तमान समय में महिलाएं भी करियर और एजुकेशन के लिए भी बाहर जाती हैं। आपने देखा है ना, आपकी कई क्लासमेट्स हैं जो हॉस्टल्स में रह रही हैं शहरों में। अब हम देखते हैं पुश फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। पहले थे पुल फैक्टर्स, अब पुश फैक्टर्स। पुश का मतलब है धक्का देना। ऐसे कारक भी हैं जो मनुष्य को धक्का देते हैं, है ना, कि आप जाइए, जाना पड़ेगा यहाँ से, एक फोर्स की जैसे काम करते हैं। वो नहीं जाना चाहते लोग, लेकिन मजबूरन जाना पड़ता है। इसमें हम बात कर सकते हैं युद्ध की, जैसे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय बहुत अधिक संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह पर गए। उदाहरण के लिए भारत पाकिस्तान जब विभाजन हुआ तो दोनों देशों की तरफ से जनसंख्या को माइग्रेट होना पड़ा। अकाल के कारण लोगों को अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। डेवलपमेंट एक्टिविटीज की तरफ की वजह से भी कई बार लोगों को माइग्रेट होना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कहीं डैम बन रहा है, सड़कें बन रही है, कोई फैक्ट्री स्थापित हो रही है, या मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है कहीं, तो गवर्नमेंट ने जमीन को एक्वायर कर लिया तो लोगों को जाना पड़ता है, हिंसा होने पर भी। तो हम देखते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान से हिंदू अल्पसंख्यक है वो भारत में आ रहे हैं। इसी तरह से म्यांमार से रोहिंग्या शरणार्थी किस तरह से आ रहे हैं, हंगर, अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी पुश फैक्टर्स है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं ना वायलेंस की, जैसे म्यांमार से मैंने कहा रोहिंग्या शरणार्थी आ रहे हैं, हिंदू शरणार्थी अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स इसको आप विस्थापन भी कह सकते हैं। विस्थापन एक तरह का माइग्रेशन ही है, जिसमें कि दबाव है, दबाव के कारण या मजबूरी के कारण लोग अपने स्थान को, अपने घर को, अपनी जमीन को छोड़ने के लिए बाध्य होते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ माइग्रेशन देख लेते हैं, प्रवास की प्रकार हम देख लेते हैं। तो प्रवास है वो परमानेंट हो सकता है और टेम्परेरी हो सकता है। टेम्परेरी के एग्जाम्पल हमने देखे थे। सीजनल हो सकता है, सीमांत किसान, कृषि मजदूर, जब गांव में अकाल पड़ जाता है या फसलें कट जाती है, जब वो फ्री टाइम होता है उनके पास, तो वो शहरों की तरफ आते हैं, रिक्शा चालक के रूप में काम करते हैं, या फिर वो कंस्ट्रक्शन वर्क में चले जाते हैं, बिल्डिंग बनाने में मजदूरों के रूप में वो कार्य करते हैं। फिर हम बात कर सकते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन की और इंटरनल माइग्रेशन की।
इंटरनेशनल में जैसा हमने देखा विदेशों में जाते हैं लोग, इंटरनल में इंट्रा स्टेट की बात हो सकती है, इंटर स्टेट की बात हो सकती है। इंटर स्टेट का मतलब हुआ एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों का जाना, जैसे कि बिहार से या अन्य ऐसे राज्यों से, गरीब राज्यों से लोगों का महाराष्ट्र या गुजरात जैसे औद्योगिक राज्यों की तरफ गमन करना। फिर हम बात कर सकते हैं, देखिए जो इंटरनल माइग्रेशन है उसमें रूरल अर्बन माइग्रेशन की, ये तो अंडरस्टूड है। आपके भी बहुत सारे क्लासमेट्स होंगे जो गांव से हैं और शहरों में वो अध्ययन के लिए आए हैं। अर्बन की बात कर सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर के, छोटे शहर या कस्बे से महानगरों की तरफ अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, अच्छे लाइफस्टाइल के लिए लोगों का गमन करना। फिर हम रूरल टू रूरल माइग्रेशन की बात कर सकते हैं। इसके अंतर्गत खास तौर से हम महिलाओं की बात कर सकते हैं कि महिलाएं विवाह के बाद एक गांव से दूसरे गांव में जाती हैं। अर्बन टू रूरल कर सकते हैं। अभी देखिए कंटेम्प्रेरी टाइम्स में, वर्तमान समय में कोविड-19 के समय लोगों को शहरों में रहना सुरक्षित नहीं लग रहा, तो वो अपने गांव में जाकर रह रहे हैं प्रकृति के समीप। तो इसका ये ताजा उदाहरण है। इसके अलावा देखिए लोग रिटायरमेंट की बात अपने फार्म हाउसेस पे नेचर के करीब रहना चाहते हैं। तो फिर हम बात करते हैं कि प्रवास के क्या परिणाम होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है माइग्रेशन के। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा शुरू में बात की मैंने, सोशो कल्चरल अर्थात सांस्कृतिक दृष्टि से लोग एक दूसरे के समीप आते हैं, कल्चर का असिमिलेशन होता है, कल्चर का ट्रांसफर होता है, विचारों का, ज्ञान का, इन सब का एक्सचेंज होता है, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज होता है, सोशल इंस्टीट्यूशंस में बदलाव आता है इसकी वजह से। क्योंकि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो सिर्फ परिवार को साथ लेकर शिफ्ट नहीं होते हैं, वो अपनी कल्चर, अपने पर्व, त्योहार, प्रथाओं, परंपरा आदि के साथ वो दूसरी जगह जाते हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति के प्रभाव आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ। कंबोडिया में आप देख लीजिए, जहाँ बहुत बड़े हिंदू मंदिर है, अंकोर वाट में। हम बात थाईलैंड की कर सकते हैं, जहाँ आपको एयरपोर्ट पर ही भगवान विष्णु की आपको वो वहां पर आपको मूर्ति मिलेगी। तो इस तरह से सामाजिक सांस्कृतिक इसके बदलाव आते हैं। हम देखते हैं कि विदेशों में भारतीय डायस्पोरा रह रहा है, भारतीय पॉपुलेशन, तो हमारी विदेश नीति में या विदेशों के साथ हमारे सौहार्दपूर्ण संबंधों में वो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर हम इकोनॉमिक परिणामों की बात कर सकते हैं। तो ये सभी परिणाम देखिए सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही है। इकोनॉमिक में सकारात्मक ये है कि लोगों की इनकम बढ़ती है, या जो विदेश जा रहे हैं वो भारत को फॉरेन एक्सचेंज भेजते हैं, फॉरेन करेंसी आती है हमारे पास, तो उनके परिवारों का जीवन स्तर ऊंचा उठता है। और नकारात्मक ये है कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारा मानव संसाधन बाहर जा रहा है, और जहां लोग जा रहे हैं वहां पर संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, कच्ची बस्तियां की समस्या आ रही है, संसाधनों पर भार बढ़ रहा है। हम देखते हैं ना कि बिहार से पॉपुलेशन है, जो कृषि मजदूर है या मजदूर महाराष्ट्र की तरफ गमन कर रहे हैं, तो वहां पे कई बार लोकल लोगों के संसाधनों पर भार पड़ता है, उनका रोजगार छिन जाता है लोकल लोगों का। फिर हम बात करते हैं पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस की। तो देखिए स्टूडेंट्स, राजनीति में भी जैसे जो भिन्न भिन्न पॉपुलेशन है उसके इंटरेस्ट को एड्रेस करना होता है पॉलिटिकल पार्टीज को, और कई बार इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, झगड़ा होता है, एथनिक वायलेंस, और राजनीतिक दल इसका फायदा उठाने का प्रयास भी करते हैं। आपने देखा होगा ना कि महाराष्ट्र में जो बिहार से लोग आए हैं या उत्तर प्रदेश से लोग आए, उनको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और महाराष्ट्र के लोग उनको भैया कहकर बुलाते हैं, या नॉर्थ ईस्ट के लोगों को दिल्ली में जिस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये सामाजिक राजनीतिक इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है, लेकिन इससे पॉलिटिकल एडवांटेजेस भी है। जैसा मैंने कहा कि हमारे जो भारतीय लोग हैं विदेश में बस गए हैं, तो भारत की विदेश नीति को बनाने में या विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात कर सकते हैं हम। इससे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन भी होता है, संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, वाटर लेवल नीचा हो जाता है, जनसंख्या का दबाव शहरों में बढ़ने से, प्रदूषण होता है पॉपुलेशन के दबाव से, हाउसिंग की समस्या, स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है। अब हम बात करते हैं
डेमोग्राफिक चेंजेस की। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो लोकल लोग हैं उनकी जनसंख्या में बदलाव आते हैं, इंटरकास्ट या फिर इंटर रिलीजन मैरिजेस होती है, इससे जनसंख्या में जेनेटिक्स में उनमें बदलाव आता है, सांस्कृतिक बदलाव भी होते हैं और लोकल जनसंख्या को कई बार बाहर के लोगों से बहुत थ्रेट भी हो जाता है, उनमें असुरक्षा की भावना भी उत्पन्न होती है, इससे कई तरह के झगड़े उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से हमने कॉन्सिक्वेंसेस को समझने का प्रयास किया है। तो देखिए आज की क्लास में हमने देखा कि सोशियोलॉजी में हम प्रवास का अध्ययन किस दृष्टिकोण से करते हैं, प्रवास क्या है, प्रवास के कौन कौन से प्रकार हैं और इसके कारण कौन से हैं, इससे पूर्व ये भी देखा। और फिर हमने देखा कि प्रवास के क्या क्या परिणाम है, क्या परिणाम इसके सामने आते हैं। तो हमने देखा सोशो कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, डेमोग्राफिक और देखिए स्टूडेंट साइकोलॉजिकल बहुत प्रभाव है इसके। जब एक परिवार या समुदाय या इंडिविजुअल दूसरी जगह पर जाता है तो कई तरह के उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है, फिर वह चाहे डिस्क्रिमिनेशन हो, क्योंकि लोकल लोग उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं, और अपनी जगह छोड़ने का दर्द भी हो। तो ये सब है। होप आई आपको समझ में आया होगा और आपको ये आंसर्स लिखने में मदद करेगा। अब आप पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा समझना। तो वेल स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी क्लास रियली पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए। सो थैंक यू सो मच।